देखो, तो आज हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में पता है? गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में हम पहले भी बताए हैं तुम लोगों को। दर्पण बहुत सारे प्रकार का होता है ना? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ दर्पण का एक और प्रकार और विभेद के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। देखो, गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। मिरर मतलब दर्पण होता है, आईना भी बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या चीज होता है उसके बारे में जानेंगे। कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई होती है और उसको परावर्तक बनाई जाती है। सबसे पहला बात, तुम लोगों को वर्ड से ही पता चल रहा होगा, गोलीय का मतलब क्या होता है? गोल, है ना? यानी एक ऐसा दर्पण जो कैसा हो? गोल हो, है ना? या तो वो अंदर की ओर धंसा हुआ हो या तो वो बाहर की ओर उभरा हुआ हो। गोलाई तुम लोग समझते हो ना, गोलाई किसको कहा जाता है? यहां देखो, गोलाई में बनाए हैं, तो गोलीय दर्पण का अर्थ ही हुआ क्या? गोल। यानी कि ये कांच के बने हुए खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना? यहाँ कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग। यानी अगर कांच का गोला ले लें, हम लोग ऐसे गोला ले लें और इसको बीच से काट दें, तो ऐसा संरचना हमारे सामने में आएगा ना, ऐसा प्रकार का संरचना। देखो, है ना? ऐसा प्रकार का संरचना आएगा कि नहीं आएगा? यानी दो हिस्सा में अगर गोले को काटेंगे तो आधा आधा करने पर ये इस प्रकार का हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो वही हिस्सा क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। इसी प्रकार से इस प्रकार के कांच के टुकड़े को क्या किया जाएगा? एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाएगा, या तो अंदर की तरफ से या फिर बाहर की तरफ से। तो ये गोलीय दर्पण के अलग अलग भाग हो गए। बात समझ रहे हो? तो गोलीय दर्पण क्या हुआ? एक खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण। इसके एक सतह पर पॉलिश किया जाता है, या तो अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया गया, देख सकते हो अंदर की तरफ है ना, या फिर बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया गया। यहां लिखा हुआ है कलई। कलई का मतलब क्या हुआ? पॉलिश। घर में भी जो हम लोगों का दर्पण रहता है, या कहीं पर भी जो तुम लोग दर्पण देखे हो, उस दर्पण के पिछले हिस्से में कोई पेंट किया हुआ रहता है, देखा है तुम लोग? यानी खास तरह का पॉलिश या पेंट किया हुआ रहता है, उसको हम लोग कलई भी कह सकते हैं, पॉलिश भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसी कलई या पेंट के कारण वो दर्पण जो है वो परावर्तक सतह में हम लोगों को अपना चित्र देखने में मदद करता है ना? तो वो किस चीज का पॉलिश रहता है? देखो, या तो दर्पण के पिछले हिस्से में पारा चढ़ा दिया जाता है, पारे का पॉलिश कर दिया जाता है, मरकरी, या फिर लाल ऑक्साइड की कलई कर दी जाती है ना? पारा का परत चढ़ा दिया, उसके ऊपर से लाल ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया, इससे वो परावर्तक हो गया। तो समझ गया, खोखले गोले का ही अगर हम लोग कटा हुआ हिस्सा ले लें तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसके पीछे में पॉलिश रहता है किया हुआ, पारा और लाल ऑक्साइड, और ये क्या करता है? प्रकाश को परावर्तन करता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहां पर समझो, गोलीय दर्पण का ही दो हिस्सा है, एक अवतल और एक उत्तल। गोलीय दर्पण के कितने हिस्से हैं? दो, एक उत्तल और एक अवतल। यहां पर यह चीज समझो कि ये जो खोखला गोला था कांच का, जब हम लोग इसको बीच से काट के दो हिस्सा में दो टुकड़ा किए, तो एक उत्तल बनेगा और एक अवतल बनेगा। हाँ, क्योंकि एक का तुम लोग देख रहे हो अंदर की ओर धंसा हुआ है और एक बाहर की ओर उभरा हुआ है, ऐसा दो पार्ट निकलेगा अगर हम लोग उसको देखेंगे तो। अब देखो, अवतल दर्पण क्या है? इसको कंकेव मिरर कहा जाता है। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किधर रहता है? अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, यानी कि जहां से वो प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश उस पर जब पड़ता है तो एक सतह पर प्रकाश पड़ के वहां से परावर्तित होता है ना, उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। अवतल दर्पण में किधर रहेगा? अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा। किधर रहेगा? अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा। अच्छा, यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह सारे किरणों को लेकर के क्या करेगा? उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण भी कहेंगे, ठीक है। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, यानी इसमें जो परावर्तक सतह रहता है, पृष्ठ रहता है, वो बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, ठीक है।
इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इसको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज तुम लोग नहीं करोगे। जहां पर उत्तल दर्पण रहेगा उसके जगह पर कभी अपसारी दर्पण दे दिया तो वो चीज पता होना चाहिए कि अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं और अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। एक में परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ रहता है और एक में परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक है, यानी इसको इस प्रकार से तुम लोग समझ सकते हो, जैसे कि एक गोले का हम लोग दो टुकड़ा किए ना, तो आधा गोला हम लोगों को प्राप्त हुआ, फिर आधा गोला हम लोगों को प्राप्त हुआ। एक में अंदर से पॉलिश कर दिया गया और एक में बाहर से पॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो जिस तरफ पॉलिश किया गया है उसके दूसरे तरफ परावर्तक सतह हुआ कि नहीं हुआ? जिस तरफ पॉलिश किया जाता है उधर हम लोग चेहरा नहीं ना देख सकते हैं, उसके दूसरे पार में चेहरा देख पाते हैं। तो एक में अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया गया, एक में बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया गया। तो जिसमें अंदर धंसा हुआ है वो हो गया अवतल दर्पण, जिसमें बाहर उभरा हुआ है वो हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यह किरणों को बाहर की ओर फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों में और हेडलाइट शेविंग दर्पण के रूप में और दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों को बड़ा करके प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का बहुत सारा उपयोग है। अवतल दर्पण कहां कहां पाया जाता है पहले उस चीज को समझ लो। अवतल दर्पण सबसे पहले पाया जाता है कहां पर? टॉर्च में, सर्च लाइट में। उसके बाद वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों का हेडलाइट से तुम लोग प्रकाश निकलते देखा है ना, कितना फैला हुआ रोशनी रहता है और थोड़ा सा दूरी तक भी जाता है, तो उसमें अवतल दर्पण रहता है। उसके बाद शेविंग दर्पण, सैलून में तुम लोग देखना वहां पर अवतल दर्पण ही रहता है, उसमें थोड़ा हम लोगों को अपना चेहरा बड़ा दिखता है ना। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि शेविंग करते समय या बाल काटते समय वो जो चित्र देख रहे हैं हम लोग उसमें वो थोड़ा बड़ा दिखे, है ना, और आसानी पूर्वक हम लोग डिटेल को देख सकें। उसके बाद दांत एक छोटी संरचना है, डॉक्टर उसको नॉर्मली देखने में उसको परेशानी होती होगी, तो इसलिए वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो कि थोड़ा चित्र को बड़ा करके दिखाता है, तो दांत उसको सही से दिखेगा और वो अच्छे से समझ पाएगा उस चीज की समस्या को। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का सीधा सीधा उपयोग, मुख्य जो उपयोग है ज्यादातर देखने को हम लोगों को मिलेगा गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में या बैक मिरर के रूप में, क्योंकि ये एक बड़े हिस्से को एक छोटे हिस्से में कन्वर्ट करके हम लोगों को दिखाता है। ठीक है, ये बड़े हिस्से को क्या करता है? छोटे से हिस्से में हम लोगों को दिखाता है। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। यहां तुम लोगों को हम गोलीय दर्पण समझाए हैं, ये इसी में उत्तल दर्पण भी है, ये इसी में अवतल दर्पण भी है। एक में देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इस तरफ पॉलिश किया गया है, एक में इस तरफ पॉलिश किया गया है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको काट के दो हिस्से में बांट लें तो इस प्रकार की संरचना आ जाएगी हमारे पास, है ना। कलई किया गया हिस्सा इसमें बाहर की तरफ है, इसमें कलई किया गया हिस्सा अंदर की तरफ है। परावर्तक सतह देख रहे हो ना, यानी इस तरफ कलई किया गया है तो इधर हम लोग चित्र देख सकते हैं, और इसमें इधर अगर कलई किया गया है तो इस तरफ हम लोग चित्र देख सकते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन ये किस तरफ करेगा? जिस तरफ कलई किया गया है उसके दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन करेगा, क्योंकि कलई किए गए हिस्से में तुम अगर प्रकाश डालोगे तो प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये परावर्तक सतह हो गई। इसमें एक प्रधान अक्ष होता है, इसके बीच से जैसे हम लाइन गुजारे हैं तो यहां पर परावर्तक सतह दिखाया गया है, और इसके ठीक सेंटर में जो मध्य बिंदु होता है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। उस पूरे गोले के हिस्से का बीच का भाग, बीच के भाग को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहा जाएगा? वक्रता केंद्र। यानी जो एक गोला बना, गोलाई में है ना ये, तो गोलाई में जो इसका ठीक सेंटर वाला पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा? सेंटर वाला पार्ट, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र से इसकी बाहरी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, इसी प्रकार से यही सेंटर पॉइंट पर अगर हम लोग इसके बाहरी क्षेत्र में जाएं तो एक पॉइंट और क्रिएट होता है जिसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। अब देखो ध्रुव क्या चीज है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु, यानी जहां से वो परावर्तन कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन करेगा, उसका जो तल है उसका मध्य बिंदु, वो क्या कहलाएगा? ध्रुव। क्या कहलाएगा? ध्रुव। तो यहां पर दिखाया गया है, उसमें भी तुम लोग को दिखाए हैं। उसके बाद है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि हम तुम लोगों को बताएं यहां, है ना। और यही इसका निचला पॉइंट यहां पर अगर हम लोग आ जाएंगे तो ये P हो गया, है ना। इसको ध्रुव कहेंगे। और ये जो इसका गोलाई का बीच वाला हिस्सा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और ये वक्रता केंद्र से लेकर के ये बाहरी हिस्से तक का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मुख्य अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो यहां से अगर हम एक रेखा को गुजारे, वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, यहां से एक सीधी रेखा को अगर हम गुजार दें ऐसे करके, सीधी रेखा है कि नहीं है, तो ये सीधी रेखा जहां से होकर के गुजरी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। इसी रेखा को हम लोगों को क्या कहना होगा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसको कहते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये तुम लोगों को याद भी रखना होगा और यहां पर समझना भी होगा। अब देखो यहां पर हम तुम लोगों को चित्र में समझाते हैं। जैसे कि एक गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में तुम उत्तल दर्पण भी देख सकते हो और अवतल दर्पण भी देख सकते हो। इसके ठीक बीच से, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से जो लाइन सीधा गुजारे हैं उसको प्रधान अक्ष कह दिए। प्रधान अक्ष कह दिए कि नहीं कह दिए। अब इसके वक्रता केंद्र से लेकर के यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कह दिए हैं, है ना। और यहां पर ध्रुव हो गया। अब इसमें हम लोगों को समझना क्या है, फोकस। फोकस क्या चीज होता है, पता है तुम लोगों को फोकस क्या चीज होता है। जैसे कि देखो कलई किए हुए दर्पण के दूसरे तरफ जब प्रकाश पड़ा तो प्रकाश क्या होगा, वो एक जगह पर उससे टकराने के बाद इकट्ठा होगा। क्या होगा, इकट्ठा होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस। तो वह ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। दर्पण सूत्र क्या है, देखो गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u से सूचित की जाती है, प्रतिबिंब की दूरी v से और फोकस दूरी f से। इनके बीच में एक संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये इसका एक सूत्र होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं उसके अंदर जो हम लोगों को समीकरण में दिया जाएगा। बात समझ में आया।